साथियों एवं आम जनमानस, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, आप लोगों को डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक अहम सवाल है पुलिस के द्वारा फर्जी इनकाउंटर से संबंधित। बहुत लोग पक्ष में आते हैं, बहुत लोग विपक्ष में बोलते हैं। आम जनमानस में एक ऐसी भावना जागृत हो गई है कि इसको भी लोग फर्जी इनकाउंटर को रिलीजन से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे। आज अगर आप इस पर चर्चा करेंगे सामूहिक रूप से, कानून सम्मत, तो फर्जी इनकाउंटर या इनकाउंटर का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, या पुलिस का दिया हुआ शब्द है। पुलिस मुठभेड़, पुलिस इनकाउंटर। सर्वप्रथम आपको मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि सीआरपीसी की धारा 46 जो है उसमें यह वर्णित है कि काउंटर भी दो तरह से होता है, उसका रूप है। ये पुलिस हालांकि रूप बनाई है, लेकिन उसमें वर्णित सिर्फ इतना है कि अगर कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है और उसका रवैया जो है पुलिस पर हमला करने का है, तो पुलिस भी बल प्रयोग कर सकती है, गोलियां चला सकती है। अब यह होता है क्या कि पुलिस दो तरह से इसको रूप दिया है। एक रूप दिया है कि किसी भी अपराधी को अगर पुलिस पकड़ती है और वह अपराधी उसकी पकड़ से भागना चाहती है, तो पुलिस उस पर गोलियां चला सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या कि पुलिस बेवजह, आप समझ सकते हैं, 100-200 पुलिसकर्मियों के बीच से एक मामूली अपराधी कैसे भाग सकता है। ये प्योर पुलिस अपने जो प्रदत्त अधिकार है उसका हनन करती है। दूसरी चीज है कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है, तो अगर अपराधी हो और पुलिस पर फायरिंग करती है, आत्मरक्षा, इसलिए वो भी बचना चाहता है, प्रोफेशनल अपराधी लोग ऐसे ही करते हैं, तो पुलिस उसके एवज में उस पर हमलावर हो सकती है, उसको मार गिरा सकती है। तथ्य स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा इनकाउंटर का कहीं वर्णन नहीं है। सीआरपीसी धारा 46 है, उसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है और वह अपराधी पुलिस पर हमलावर रूप करता है, हमला करता है, तो पुलिस भी उस पर गोलियां चला सकती है। लेकिन होता है क्या कि इसमें पुलिस हमेशा अपने पद शक्तियों का दुरुपयोग करती है। आपको मैं यह बता रहा हूं कि 1997 में एम.एन. वेंकट चलैया साहब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और कहा कि पुलिस निरीह लोगों को भी इनकाउंटर कर रही है, पैसा लेकर के भी पुलिस वाले करते हैं। एक अपराधी से पैसा ले लिए कि हमारा वो भाई प्रॉब्लम पहुंचाता है तो उसको मार दीजिए, तो पुलिस ऐसा भी कहीं कहीं काम की है। उस स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं कि जब उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा कि पुलिस कर्मियों को दंडित होना चाहिए और प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो एक नियम बना कि जब तक ये डिस्पोजल नहीं हो केस किसी इनकाउंटर का, तो पुलिस कर्मियों को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। बहुत सा पुलिसकर्मी पहले प्रमोशन ले लेते थे इनकाउंटर दिखा करके, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, सर्विस लेंथ नहीं रहता था, लेकिन वीरता पुरस्कार इसके द्वारा लेते थे। मुख्यमंत्री अपने चहेते लोगों को जाति के आधार पर या जो करीब होते थे, इशारे पर काम करते थे सरकार के, वैसे पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति देती थी राज्य सरकार। लेकिन जब एम.एन. वेंकट चलैया साहब ने 1997 जो एनएचआरसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने जब यह मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा, तब इन लोगों को प्रमोशन रोका, केस का डिस्पोजल जब तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ अनुच्छेद 141 में यह वर्णित है कि आप अगर किसी भी अपराधी हो या किसी व्यक्ति को एनकाउंटर किए हैं, पुलिसकर्मियों से जुड़ा हुआ मामला था,
तो आपको साक्ष्य में वहाँ की मिट्टी रखना है, उसका वस्त्र रखना है, वहाँ पर गवाह, लोकल गवाह को हस्ताक्षर करवा लेना है, गवाही ले लेना है, और 48 घंटे 48 घंटे के अंदर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उसको सूचित करना है। दूसरी तरफ यह हत्या जो होती है उसका रजिस्टर्ड भी करना है आपको। अपने SHO को यह दिशा निर्देश था कि अपने थाने में रजिस्टर्ड करना है, लेकिन जांच जो है वो अदर थाने की पुलिस करेगी, और सरकार का यह दायित्व है कि इसका जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराएं, जैसे CID वगैरह से। लेकिन बहुत सा ऐसा दुरुपयोग हो रहा है बिहार में, तो खासकर दुरुपयोग हुआ। आप लोग ये जानते होंगे कि पप्पू देव इनकाउंटर को पुलिस ने इतना अपने प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया कि उस हत्या में मोटी रकम लेकर के घर से उठा करके, जो सजा मुक्त था, जेल से निकला था, और उसको मार दिया पैसे लेकर के। वो राष्ट्रीय मानवाधिकार में अभी केस चल भी रहा है, पुलिसकर्मियों पर संज्ञान भी लिया गया है, DGP को दिशा निर्देश जारी किया। दूसरी तरफ अभी एक अहम सवाल है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। कल गैंगस्टर और पूर्व सांसद गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद, जो इंटर क्लास पास करके निकला था, एक तरफ उसका सकारात्मक पहलू पर मैं चर्चा कर रहा हूं। पुलिस कैसे अपराधी लोगों को बनाती है, क्या कानून है, कहाँ दुरुपयोग कानून का हो रहा है। वह लड़का विदेश जा रहा था पढ़ने, बहुत अच्छा स्कूल से लखनऊ का पढ़ा था, उसका पासपोर्ट को पुलिस रोकवा देती है इस नाम पर के विदेश भाग जाएगा, जबकि वो 5 भाई है, 4 भाई उसका जेल में है। सर्वप्रथम एक अहम सवाल उठता है कि वह लड़का अपराध की दुनिया में जाता है। पहले उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, अपराध की दुनिया में जाता है। और राजू पाल प्रयागराज के पश्चिमी शहरी जो सीट था, उस पर अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनौती दिया था, चुनाव में जीत गया था चुनाव। उस बाद में अतीक अहमद ने उसकी हत्या कर दिया। एक जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, रिश्ते नातेदारी का सिस्टम है, मैं बता देना चाहता हूं कि आज पूजा पाल वो केस को लड़ रही है, सही बात है, लेकिन वह भी पाला बदल दी थी। लेकिन उसका एक दोस्त उमेश पाल, जो प्रयागराज न्यायालय में ही वकील थे, उन्होंने दोस्ती निभाई और निःशुल्क उस केस को, राजू पाल हत्या केस को लड़ा। जबकि यही अतीक अहमद ने उमेश पाल पर भी फर्जी हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। सरकार में उस समय तूती बोलती थी। सौभाग्य देखिए, किसी दौरान सरकार बदलती है। राजू पाल हत्या की CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया था उमेश पाल ने। पूजा पाल भी उतना सक्रिय नहीं थी, पत्नी, खुद की पत्नी, वो तो विधायिका बन गई थी, कहीं कोई प्रॉब्लम था नहीं, ऐसो आराम से जिंदगी बीत रही थी। लेकिन उमेश पाल ने एक दोस्ती का एक सच्चा रूप अख्तियार करते हुए और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। दुर्भाग्यवश यही अतीक अहमद का बेटा असद, जिसको पुलिस कल झांसी में इनकाउंटर कर दी, असद ने उसकी हत्या कर दिया, उमेश पाल जी की हत्या कर दिया। आज एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख की घड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा संवेदनशील सवाल यह भी है कि इनके परिवार ने भी तो बहुत लोगों की हत्या किया था, सैकड़ों की हत्या किया था। एक पक्ष तो यह भी है, दूसरे पक्ष पुलिस का इतना प्रदत्त शक्ति है। पुलिस तो सामान्य आदमी को भी मार सकती है, बेलगाम है पुलिस। और खासकर मैं ये बताना चाहूँगा कि एनकाउंटर का जो सिस्टम चला, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र से शुरू हुआ। फर्जी एनकाउंटर, राणा का नाम आप सुने होंगे, कितना लोगों को एक सब इंस्पेक्टर ने फर्जी एनकाउंटर किया था, लेकिन जब अपने फंसा तो उसे सजा हुआ। दूसरी तरफ
सबसे ज्यादा वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। आज आप देखे होंगे बिहार में भी पीछे नहीं है, लेकिन आप एक अहम विषय पर ध्यान दे सकते हैं बिहार से संबंधित, कि बिहार में कितना हत्या अपराध बढ़ रहा है, लेकिन मौका वारदात पर पुलिस कहीं नहीं काबू पा रही है, फर्जी लोगों का नाम दे रही है। खैर, आज इस पर चर्चा नहीं होगी, हम चर्चा करते हैं असद एनकाउंटर पर। इसमें जांच का विषय है, मैं जांच की मांग करता हूं। अगर असद ने पुलिस पर गोलियां चलाई है तो पुलिस को भी गोली उसको मारने का यह शक्ति प्रदत्त है, लेकिन रियल में कुछ साक्ष्यों से ऐसा पता लगता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग किया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसे बहुत प्यार करना चाहिए था पुलिस को, लेकिन साक्ष्य से यह पता चलता है। हम एक अधिवक्ता होने के नाते यह कहना चाहते हैं, जैसे चप्पल पहने हुए एनकाउंटर में कभी भी कोई चप्पल, पूरा चप्पल जब बॉडी गिरेगा तो पूरा चप्पल पहने हुए नहीं रहेगा। पिस्टल जो है वैसे मूल रूप से हाथ में है। यह सब पुलिस की कहीं न कहीं निष्क्रियता और स्वार्थपरकता का परिचायक है। लेकिन आज अहम सवाल उठता है कि जब पुलिस, बहुत लोग इसको रिलीजन के नाम से थपड़ी बजा रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, तथाकथित लोग ज्यादा ना राष्ट्रवादी हैं, लेकिन आपके बेटे को जब मारा जाता है, आपके समाज के लोगों को मारा जाता है, तो आप बहुत हो हल्ला करते हैं। उस समय 3-4 दिन करते हैं, फिर चुप रह जाते हैं। यह जो सिस्टम बना हुआ है, यह वर्चस्व की लड़ाई है। आज यूपी में ढेर सारे विधायक हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, उनको सरकार एमएलसी बना रही है। या किस आधार पर एमएलसी बना रही है? जाति के आधार पर बनाती है ना, तो रूप तो आएगा, धर्म का रूप देगा ही लोग। इसलिए कि सरकार को पारदर्शी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसे एनकाउंटर क्यों किया गया, कि अगर वो पुलिस पर हमलावर था तो एनकाउंटर सही हुआ। पुलिस का को प्रदत्त शक्ति है, उसका पुलिस प्रयोग करेगी। लेकिन फर्जी जो एनकाउंटर हो रहा है, उससे संबंधित एक सवाल उठता है यह मामला, और उसमें एनएचआरसी का यह भी आदेश है कि 48 घंटे के अंदर एनएचआरसी को सूचित किया जाना चाहिए और 3 माह के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी होनी चाहिए, मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी होनी चाहिए फर्जी इनकाउंटर का, और एफआईआर दर्ज होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उस थाने की पुलिस नहीं करेगी। अगर झांसी में हुआ है तो वहाँ की पुलिस नहीं करेगी। लेकिन हम दोनों पक्ष पर यहाँ पर दर्शाए हैं कि एक तरफ सकारात्मक पहलू यह है कि पुलिस इसका फर्जी दुरुपयोग नहीं करे या शक्ति का, और दूसरे तरफ यह भी कर रहे हैं कि एक अपराध का रूप जब एक परिवार के द्वारा इतना फैलाया गया कि कहीं से किसी को उठा लिया जा रहा था, कहीं किसी को मार दिया जा रहा था, अपहरण कर लिया जाता था, यहाँ तक कि मुकदमे का पैरवी करने वाला वकील उमेश पाल को भी यह परिवार नहीं छोड़ा था। तो जिसका हश्र आप देख सकते हैं। सारा का सारा बेटा जेल में है, एक बेटा बाहर था, वो भी चला गया। उसके साथ एक गुलाम मुस्लिम नाम का नौजवान भी एनकाउंटर में मारा गया। तो बार बार ध्यातव्य है कि अपराधी, मवाली, माफिया, बलात्कारी ये किसी जाति और धर्म के नहीं होते हैं। इसलिए जाति और धर्म का जो चश्मा है, इसको आम जनमानस को हटा देना चाहिए। अब देखते हैं सोशल साइट पर किसको जाति से लोग जोड़ता है, धर्म से लोग जोड़ देता है। क्या कोई धर्म अपराध करने का इजाजत देती है? क्या मामला है कि पुलिस जो है वो प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे। और उसका दूसरा पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो आम आवाम को सच्चा संदेश देने के लिए, सकारात्मक संदेश देने के लिए, शांति और सद्भाव, अमन चैन की जिंदगी जीने के लिए अपराधियों को यह दशा भी होनी जरूरी है। अंतर है कि सवाल यह उठता है कि
निष्पक्ष हृदय होना चाहिए। सरकार का भी, पुलिस का भी अपराधियों के प्रति प्रमोशन के स्वार्थ में, धर्म के स्वार्थ में, जाति के स्वार्थ में फर्जी इनकाउंटर नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक होनी चाहिए। और अपराध का तो हश्र मौत होता ही है। उस पिता से को पता चलता होगा आज जब पिंजड़े में कैद है, बंद है, क्या उसके सामने हो रहा है। उसकी पत्नी शाइस्ता, उसकी पत्नी जो है वह भी हत्या में शामिल है। तो हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, हालांकि मुकदमा लड़ा तो मेरा परम कर्तव्य होता है, फिर भी मैं यह संदेश देता हूं कि अपराध की दुनिया में अपने बच्चे को नहीं भेजें, किसी भी गलत कार्य में बच्चे को नहीं लगाए। आज देखिएगा एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल उभर कर आता है कि ये जितने माफिया और गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, ये सब शिक्षाविद अपने को कहते हैं, शिक्षा का अलग जगह चले हैं, चोर चुहाड़। कुछ ऐसे भी स्कूल वाले हैं जिनके यहाँ हॉस्टल में लड़के रहने आए तो उसके साथ अपने दोस्त, उसको ऐसे कहिए, इस रूप में कह सकते हैं कि अपने पुत्र के समान, अपने पोते के समान बच्चे के साथ यौन शोषण भी ये लोग किए और आज शिक्षा भी ये लोग कहा था। ऐसे लोगों को बहिष्कार करने की जरूरत है, एक सामूहिक विरोध करने की जरूरत है, एक आंदोलन करने की जरूरत है और शिक्षा माफियाओं पर भी नकेल कसने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि असद को मारा गया, वो स्कूल में भी वैसा ही माहौल, परिवार में तो मिल ही रहा था, अभी पता चला है कि उसमें और लड़के उस स्कूल में इस तरह के निकले हैं। तो यह स्कूल मैनेजमेंट का माहौल का भी परिचायक होता है। तो साथियों, मेरा आप लोग से अनुरोध है कि इसको धर्म का चश्मा से नहीं देखें, जाति का चश्मा से नहीं देखें, इसको अपराध के रोकथाम के लिए के चश्मे से देखिए। और दूसरी तरफ पुलिस ये अपने प्रदत्त शक्ति जो उसको दिया गया है CRPC 46 में, 46 में, उसका दुरुपयोग नहीं करे, ताकि आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके संबंधित और आपके समाज के लोग भी उसके शिकार नहीं बने। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज बस यह पेज पर बस इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।